तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपनी क्लास मिशन चैंपियन में। और फाइनली आज हम लोग जो वन विचार पढ़े हुए थे और उनका हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। हमें किस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में सवाल बन जाते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे बाहर एक भी नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर हैं, ठीक है, 100% गारंटी के साथ। चलिए मेरे प्यारे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह किए हुए। हम बात करें तो क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है भैया? क, समझ रहे हैं? क जब बोल रहे हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो भैया क हम आप लोग फिलहाल ही बताए हुए थे कि भैया क जो वर्ण जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगी? कंठ हो जाएगा। क्या होगा? कंठ। और आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल ऐसे ही बन जाते हैं और हम आपको बता देंगे रियलिटी। और आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी व्याकरण से 55 नंबर सवाल आते हैं और जो बाकी बच जाते हैं वो आ जाते हैं 45। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव आप लोग टोटल कितने होते हैं भैया? टोटल हम लोग 100 होते हैं, 100 है ना? और 100 में से 95% आपके हिंदी व्याकरण से आ जाते हैं और जो 45 नंबर जो अंक जो आपके प्रश्न बनते हैं वो बन जाते हैं किताब से। ठीक है, चलिए उसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है प का उच्चारण स्थान क्या है भैया? आप ही बताइए, प का उच्चारण स्थान तो भैया क्या हो जाएगा? तो भैया हम लोग हो जाएंगे ओट। क्या जी? ओट। बस आप लोग ध्यान से देख लीजिए और आप लोग के पास कॉपी कलम है ना, तो इससे बेहतर हो सकता है कि आप अपने कॉपी कलम में नोट भी कर लीजिए, ताकि जब हम पढ़ा दें, जब हमारी क्लास खत्म हो जाए तो आप जब अपने कॉपी को उठाएं तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी आप लोगों की मतलब मदद मिल सकती है। चलिए, घ का उच्चारण स्थान क्या है भैया? घ। क्या बोलते हैं भैया? घ। तो भैया घ मतलब तालु का ना जी, इसमें तालु का उच्चारण स्थान है। जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे भाई, और आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अब देखिए ख, जब ख बोले किसका स्थान आ रहा है? ख। हम आप लोग फिलहाल मतलब पीछे बताए हुए हैं, ऐसा बात नहीं है कि ख तो कंठ कह रहे हैं ना। चलिए अब बताइए, इसके बाद बात की गई है भाषा की। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? लिखो की, कहानी की, विचारों की, रचना की? तो भैया जो भाषा है ना वो हमारे विचारों पर निर्भर करती है। क्या जी? विचारों की। ठीक है, विचारों पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग व्याकरण क्या है भैया? व्याकरण। अब काफ़ी हम लोग बचपन में कहा है ना कि व्याकरण व्याकरण जल्दी जल्दी बोलो, तो वहाँ सब निकलते हैं व्याकरण ना। व्याकरण 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 जल्दी बोलिए आप लोग भी। ऐसे ही बात वह बात नहीं है। व्याकरण वह ज्ञान है जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। बी क्या है? सी क्या है? नियमों का विश्लेषण नहीं करता है। और डी क्या है? आवश्यक नहीं है। तो भैया जो आप लोग एग्जाम में सवाल बन जाते हैं वो कहता है मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। कौन? व्याकरण। ठीक है, चलिए घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भैया घ का उच्चारण स्थान हम आप लोग बताए हुए थे कि भैया क्या? कंठ। याद रखिएगा क्या है? कंठ, भूलिएगा मत। विसर्ग, भैया ये भी क्या है? विसर्ग। जल्द से जल्द विसर्ग भी हम लोग क्या है? तो भैया कंठ से ही आती है। ठीक है, चलिए अब बताइए, निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण। हम आपको बताए हुए थे कि अल्प और महाप्राण। अल्प में 1 3 5 हो जाता है और 2 4, मतलब हम आपको बोल दें क वर्ण के तो क हो जाएगा, ग हो जाएंगे और अंग हो जाएंगे। ठीक है, और महाप्राण बारे में बात की गई है तो हम लोग का 2 और 4 हो जाता है। ठीक है, सॉरी क्या हो जाता है हमारे संग, 1 मिनट। चलिए 2 4 रणजी किसी भी वर्ण का, इसमें हम बात करें तो 2 है 6, 6 हो जाएगा। 6 के बाद 6। ठीक है, चलिए बड़ा ऊ ध्वनि का उच्चारण का स्थान क्या है भैया? ऊ। भाई आप लोग भी समझ सकते हैं, ऊ मतलब ओठ आ रहा है ना, तो ओठ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आप लोग नियम नहीं याद किए लगता है। आप लोग ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग भैया पहले वीडियो देखिए जिसमें हम पूरे विस्तार समझाए हुए हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण है? भैया 6 है ना, फिलहाल ही कराया आप लोगों को। चलिए इसके बाद किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है? ठीक है, कंठ भी उपयोग हो और तालु भी उपयोग हो। भैया किससे? तो भैया ए। क्या जी? ए। तालु भी आ रहा है और कंठ भी आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओठ के सहयोग से होता है? मतलब कंठ भी, मतलब गला के से आवाज आए और ओठ भी मिले। ओ, फ, घ, च। बताओ तो। फ,
फ जो है ना, ठीक है, क्या है फ नहीं, ओ कंठ भी आ रहा है और ओठ भी हम हिल रहा है, क्या है ओ नहीं। चलिए, अनुस्वार का उच्चारण स्थान लगले पिछले वीडियो में आप लोग बताए हुए थे कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है, बताइए मेरे प्यारे भाई। तो नासिक हो जाता है नाक द्वारा अनु, ठीक है, नासिक तो याद रखिएगा आप लोग, मतलब भूलिएगा मत। अब बताइए टोटल हम लोग ना, टोटल भाई आपको हम बता देंगे 36 प्रश्न हैं और ये 15 प्रश्न हम लोगों में है और जल्द ही जल्द आप लोग समाप्त भी करने वाले हैं। जिस स्वर से उच्चारण के एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है भैया? जिसके उच्चारण के एक मात्रा लगे उसमें क्या कहते हैं, हर्ष स्वर। हम आप लोग पीछे बताए हुए हैं, ठीक है। आप क्लास नहीं देखे भैया, क्लास देखिए उसके बाद इस वीडियो देखिएगा। अब देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे हम किस स्वर का नाम जाने जाते हैं। देखिए भैया, आपको हम बता दें कि जिसने हम एक स्वर का मात्रा लगे ना उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं और जिन्हें दो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। दुगना लगता है हर्ष से, क्या हुआ, दीर्घ स्वर। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग गलती हो चुकी है, यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं, बताइए आप लोग, व्यक्ति द्वारा सार्थक, बताइए मेरे प्यारे भाई, तो क्या हो जाएगा, भाषा नहीं। हाँ, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं, ठीक है। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं भाषा, अक्षर, मुहावरा या वाक्य। क्या कहते हैं, तो भैया अक्षर, भाषा नहीं कहते, अक्षर कहते हैं, ठीक है। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह के उच्चारित न्यूनतम इकाई क्या कहते हैं, अक्षर, ठीक है। अब आप लोग बताए हुए हैं भाई, बिल्कुल बताए हुए हैं, और आप लोग नहीं देखेंगे देखिए, ठीक है। अब जिन ध्वनि उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती, देखिए भाई जो अब बताए हुए हैं ना वही आया भाई यहाँ में, देख लीजिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती उसे क्या कहते हैं, भाषा, अक्षर, स्वर या व्यंजन, क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे आ। चलिए प्रश्न 20 देखते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं, तो भैया व्यंजन कहते हैं। चलिए अगले पे, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? जिन वर्णों के उच्चारण में, बहुत इंपॉर्टेंट भाई ये सवाल है, आप इन्हें हल्का मत लीजिए, ठीक है। आप इनके हल्का में ले नहीं सकते, क्या हम लोग, ये तो क्या हो जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं, य, र, ल और व। चलिए अब चलते हैं हम अगले पर, प्रश्न 22। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वे बलघात कहते हैं। क्या कहते हैं, बलघात, ठीक है। चलिए अब बताइए, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है, भैया हम आप सब पढ़ाए हुए हैं, और हकार ध्वनि भी नहीं गलती, उसे क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं क्या, देखिए क्या कहते हैं हम लोग, मालूम है आपको, ये हमें मालूम है, क्या, अल्पप्राण। पहला, तीसरा तथा पांचवा, और जो दूसरा और चौथा जो लगता है ना वह होता है महाप्राण। और इसके बाद अगले ही प्रश्न वाले वो हैं, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है जिससे हकार की ध्वनि भी निकलती है उसे क्या कहते हैं, वे उसे क्या कहते हैं, उसे महाप्राण भी कहते हैं। नहीं, महाप्राण बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं जी। प्रत्येक व्यंजन, देखिए प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं, तो महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 27 देखते हैं भैया, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए उसे क्या कहते हैं, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि। आप लोग भी याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, और हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आपके पास कॉपी कलम है तो आप कॉपी कलम नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं जी। निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि कौन है, ठीक है, संयुक्त ध्वनि कौन है, कौन हो जाएंगे, त्र, क्या, त्र, ठीक है, जिनमें दो ध्वनि एक जुट कर आपस में मिलाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले पर। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है, हम आप लोग फिलहाल नहीं बताएं भैया, जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं, तो भाई उसे क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। क्या कहते हैं, संगम। मत जाना, मत जाना, कम कम खाना,
जो म आ रहा है ना यहाँ पर कम, यहाँ पर थोड़ा विराम मिल रहा है ना, थोड़ा आराम मिल रहा है ना, थोड़ा ठहराव मिल रहा है ना, ये भाई वही है संगम। ठीक है, चलिए इसके बाद भैया ये तो कुछ कहिए मत, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उष्म वर्ण कौन है? तो भैया उष्म वर्ण कौन है? तालाबी स, हम आप लोग बता भी दिए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद भैया हम आप लोगों को लाइव क्लास कराने वाले हैं, ऐसा बात नहीं है, बस हमें 50 सब्सक्राइबर हो जाने दीजिए। ठीक है, 50 सब्सक्राइबर हो जाने दीजिए। इससे पहले हमने काम कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि मेरा पहला जो क्लास है, इससे पहले हम स्टडी फॉर पर्पस से पढ़ाए हुए बच्चों को, और वह मेरा जो चैनल था किसी कारण वो मतलब हाईलाइट नहीं हो पा रहा था, उससे उसमें काम करना बंद कर दिए हम लोग, 2 साल से मेहनत कर रहे थे। ठीक है, चलिए इसके बाद निम्नलिखित में कौन अंतस्थ कौन है भैया? हम आप लोग बताए भी कि भैया य र ल व जो हैं हम लोग अंतःस्तंज हैं। भैया य र ल व ये जो 4 वर्ण है ना, यही हम लोग का अंतःस्थ है, इसमें क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों को निम्नलिखित में एक मात्रिक या मूल स्वर कौन है? भैया मूल स्वर कौन है मेरे प्यारे भाई? तो आप लोग कैसे भूल जाते हैं? चलिए हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं? भैया ये जो सवाल है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वर वर्ण 11 वही होता है, मतलब स्वर वर्ण समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है जी? कितने होते हैं? 11 होते हैं, आप लोग भूलिएगा मत। और हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो भैया देवनागरी। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किस भाषा में? देवनागरी। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो भैया वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद अंतिम प्रश्न हम लोग का, ह का उच्चारण स्थान क्या है? ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो भैया कंठ, ह। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को टोटल प्रश्न जो देखिए हम आपको बता दें कि इससे बाहर नहीं आएगा, यह अंत है भाई, इससे बाहर आप लोग आएगा ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्लास को अंत करते हैं यहाँ पर, और थैंक्स आपके लिए भैया, आप इतने देर तक जुड़े रहें और अपनी एग्जाम की तैयारी की लग जाइए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, लग जाइए बिल्कुल। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और हमारा भी मनोबल एक अलग लेवल पर प्रदान हो जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले